सिनेमा शौकीन सबका स्वागत करता है। आज हम बात करने वाले हैं जेरी एंड मार्ज गो लार्ज के बारे में। ये कहानी है एक रिटायर्ड कपल की, जिन्हें एक ऐसा आइडिया मिलता है जिसकी मदद से वो लोग इतने पैसे कमाते हैं कि पूरी दुनिया सोच में पड़ जाती है। कहानी की शुरुआत होती है और हम जेरी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो हर रोज की तरह सुबह सुबह उठ जाता है, तैयार होता है और सीधा पहुंचता है अपने दफ्तर काम करने के लिए। आज वो सारे लोगों के सामने एक प्रेजेंटेशन दे रहा है। उसके काम को देखने के बाद उसका बॉस बहुत ही ज्यादा खुश है। वो जेरी को कहता है कि अब तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुमने पहले भी बहुत ही ज्यादा मेहनत की है और तुम अभी भी उतनी ही मेहनत कर रहे हो। अब तुम्हें आराम की जरूरत है। मैं चाहता हूँ कि तुम अब रिटायर हो जाओ और अपनी बची हुई जिंदगी आराम से बिताओ, बिना किसी स्ट्रेस के। तब जेरी भी रिटायर हो जाता है। जैसे ये बात उसकी पत्नी मार्ज को पता लगती है, वो अपने सारे संबंधियों को ये बात बता देती है। जेरी के सारे दोस्त और सारे संबंधी चले आते हैं उसे सरप्राइज देने के लिए। सबने मिलकर के उसे एक फिशिंग बोट दी है, क्योंकि जेरी को फिशिंग बहुत पसंद है। इस तोहफे को देखने के बाद वो बहुत खुश होता है, मगर जैसे जैसे समय बीतता है जेरी को एहसास होता है कि अब वो बेकार हो चुका है। उसके पास कोई भी काम नहीं है। जेरी को आदत ही नहीं है फ्री बैठने की। उसने हर रोज अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम ही किया है, इसीलिए अब उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो पहुंचता है स्टीव नाम के आदमी के पास, जो उसकी सारी सेविंग्स को देखता है। जेरी उससे बात करता है अपने सेविंग्स के बारे में कि उनमें कितना इजाफा हो रहा है। स्टीव बताता है कि ज्यादा इजाफा नहीं है, सिर्फ 2% की मार्जिन मिली है तुम्हें। अगर तुम्हें ज्यादा इजाफा चाहिए तब तुम्हें शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए। जितने समय पैसों को तुमने सेविंग अकाउंट में रखा था, अगर तुमने शेयर मार्केट में रखा होता तो वो डबल हो गया होता। मैं तुम्हें बताता हूँ कि कितने समय में पैसे डबल हो जाते हैं। स्टीव कैलकुलेटर पे काउंटिंग करने लगता है। तभी जेरी उसे एग्जैक्ट नंबर बताता है। इस बात से हमें पता लगता है कि जेरी मैथ्स में बहुत ही अच्छा है। वो स्टीव को कहता है, मुझे जुआ नहीं खेलना, शेयर मार्केट एक जुआ है, ये सारे मेरे मेहनत के पैसे हैं। जितनी भी मेरे पैसों में बढ़ोतरी हुई है मैं उतने में खुश हूँ, इससे ज्यादा पैसे मुझे नहीं चाहिए। इतना कह के वो चला आता है वापस और अपनी फिशिंग बोट को लेकर के जाता है नदी के किनारे। वो यहाँ तक बोट को अपनी गाड़ी से अटैच करके लाया था। किनारे पर वो बोट को अलग करने लगता है, मगर जैसे ही बोट पानी में जाती है जेरी की गाड़ी भी जाने लगती है। तब जेरी भाग करके जाता है अपनी गाड़ी के अंदर और गाड़ी को लेकर के आने लगता है पानी से बाहर, मगर अब बोट भी उसके साथ आ रही है। बाहर आते ही बोट टूट जाती है। इस चीज को देखने के बाद जेरी को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उसके लिए बोट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थी। वो गुस्से में आता है कॉफी शॉप में कॉफी पीने के लिए। तब वो देखता है कि एक महिला यहाँ पर लॉटरी की टिकट खरीद रही है। इसी बीच उसकी नजर पड़ती है टेबल पे, जहाँ पर लॉटरी का पूरा ब्रोशर रखा हुआ है। जब वो सारे इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है उसे समझ में आ जाता है कि आखिर मैथ्स क्या है। वो सारी पॉसिबिलिटी को देख लेता है। उसे एहसास होता है कि अगर उसने एक टिकट खरीदा तब उसे सालों लग जाएंगे लॉटरी के इनाम को जीतने में। मगर थोड़ी देर और कैलकुलेशन करने के बाद उसे एहसास होता है कि इसमें एक लूप होल है। अगर वो ज्यादा टिकट्स को खरीदे तब उसकी पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी। वो इस चीज को देखने के बाद बहुत खुश है। सीधा वो पहुंचता है स्टीव के पास। उसे कहता है, मुझे लॉटरी की टिकट्स खरीदनी है। स्टीव को इस बात पे भरोसा नहीं होता कि थोड़े समय पहले वो शेयर मार्केट को जुआ बोल रहा था और अभी लॉटरी की टिकट्स खरीदने को तैयार है। वो उसे समझाने लगता है। जेरी उसे समझाता है और कहता है कि मैंने लॉटरी में एक लूप होल निकाला है। वो एग्जैक्ट नंबर बताता है कि कितनी टिकट्स खरीदने के बाद वो कितने पैसे जीत सकता है और कौन से नंबर आने की पॉसिबिलिटी कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। इन सारी चीजों को देखने के बाद स्टीव कहता है कि तुम पागल हो गए हो। जो लोग इस लॉटरी की कंपनी को चला रहे हैं वो हमसे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। अगर इतना आसान ये चीज होता तो कब का उन लोगों ने बंद कर दिया होता। जेरी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे लगा कि तुम एक समझदार आदमी हो और तुम्हें मैथमेटिक्स का ज्ञान है, मगर तुम कुछ नहीं जानते। वो सीधा निकल करके पहुंचता है बैंक और अपने अकाउंट से $2000 विड्रॉ करता है और रात में आकर के सो जाता है और फिर से सुबह सुबह उठ जाता है जैसे वो पहले उठा करता था। तैयार होता है और चला जाता है बगल वाली दुकान में। वहाँ पर जो लेडी होती है उससे कहता है कि $2000 के मुझे लॉटरी के टिकट्स चाहिए। वो औरत थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी इतने ज्यादा टिकट्स नहीं खरीदे। वो उसे टिकट्स देती है और जेरी चला आता है घर पे वापस। अब कुछ समय के बाद टीवी पे लॉटरी के नंबर्स आने लगते हैं। जेरी उन सारे नंबर्स को लिख रहा है। तभी वो देखता है कि मार्ज घर के अंदर आ गई है। तब वो टीवी को बंद कर देता है। जैसे ही मार्ज यहाँ से जाती है वो फिर से टीवी को स्टार्ट करके सारे नंबरों को देखने लगता है। अगले दिन कैलकुलेशन करने के बाद उसे एहसास होता है कि वो $327 हार चुका है, जबकि उसकी उम्मीद थी कि वो बहुत सारे पैसे जीतेगा। मगर वो अपने पूरे पैसे भी वापस नहीं ला पाया, मगर ज्यादातर पैसों को वापस ला चुका है। पहली बार उसे अपने गणित पे शक हो रहा है। शाम को भी वो ऐसे चुपचाप बैठा होता है। उसके घर पे मेहमान आते हैं, मगर जेरी कुछ भी नहीं बोलता। जैसे ही मेहमान यहाँ से जाते हैं मार्ज उससे कहती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है, मुझे सच्चाई बताओ। जेरी कहता है कि मैंने एक नई चीज की कोशिश की थी मगर मैं उसमें फेल हो गया। मार्ज उसे समझाती है और कहती है कि कोई भी फेल नहीं होता, आपने कोशिश की, यही बड़ी बात होती है। सफलता मिलना ना मिलना आपके हाथ में नहीं है, आप सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। जीतना ना जीतना एक पॉसिबिलिटी है। इस बात को सुनने के बाद जेरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे समझ में आ गया। वो अगले दिन पहुंचता है फिर से बैंक में। काउंटर पर जो औरत होती है उससे कहता है
कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। वो सिक्का उछालता है और कहता है कि अगर एक बार आप सिक्के को उछालते हैं तो हेड्स आने की संभावना होती है 60%, मगर वही अगर आप 5000 बार सिक्के को उछालें तो हेड्स आने की संभावना 50% हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये सारा का सारा खेल है आप कितनी बार कोशिश करते हैं उस पॉसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए। सामने जो लड़की होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो कहती है कि आप क्या बोल रहे हैं, आखिर आपको चाहिए क्या? जेरी कहता है मुझे अपने अकाउंट से $8000 निकालने हैं। तब वो लड़की उसे पैसे दे देती है। पैसे को लेकर के जेरी सीधा पहुंचता है दुकान में और इस बार $8000 की टिकट खरीदता है। जैसे ही नंबर्स आते हैं वो अपनी लॉटरी के नंबर से मिलाने लगता है। इस बार सारे टिकट्स को देखने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने 8000 की टिकट खरीदी थी, मगर टोटल पैसे आए हैं $15700, यानी कि उसने $7700 का मुनाफा बनाया है, जो कोई छोटी रकम नहीं है। वो खुश हो जाता है, मगर अभी वो मार्ज को इन सारी चीजों के बारे में नहीं बताना चाहता। उसे नहीं पता कि मार्ज कैसे रिएक्ट करेगी। वो लॉटरी के सारे टिकट्स को छुपा देता है पॉपकॉर्न में। बाहर जब वो काम कर रहा होता है तभी मार्ज उससे आकर के कहती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो, मुझे स्टोर रूम के बारे में बताओ। जेरी को लगता है कि उसने टिकट्स को देख लिया। वो मार्ज को कहता है कि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, मैंने लॉटरी के कुछ टिकट्स खरीदी है। मार्ज कहती है कि लॉटरी की टिकट्स? स्टोर रूम में मुझे स्नैक्स के खाली डब्बे मिले, मैं वो पूछने आई थी कि तुम स्नैक्स क्यों खा रहे हो। तब जेरी उसे पूरी बात बताने लगता है। कहता है कि मैंने लॉटरी की टिकट्स खरीदी थी जिसमें मैंने $7700 जीते हैं। मार्ज कहती है तो ये बात अब तक तुमने मुझसे छुपाया क्यों था? जेरी कहता है कि मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ और ये मेरी उम्र बिल्कुल भी नहीं है कि मैं इतना बड़ा रिस्क लूं। मैं रिस्क इसलिए ले रहा था ताकि रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा कर सकूं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दोनों अच्छे से जिंदगी बिता सके। मैं चाहता था कि अगर मैं ज्यादा पैसे कमाऊंगा तब तुम्हें वो सारी चीजें दे पाऊंगा जो मैं तुम्हें पूरी जिंदगी नहीं दे पाया, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि हमें इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। मार्ज कहती है कि हम रिस्क क्यों नहीं लेंगे? जब मैं 17 साल की थी तभी हमारी शादी हो गई, तब से हमने फूंक फूंक के कदम रखा है, कभी भी हमने रिस्क नहीं लिया, इसलिए हम वहीं के वहीं रह गए। लेकिन अब मुझे लगता है कि ये बिल्कुल सही उम्र है रिस्क लेने के लिए। मुझे भी अपने सपने पूरे करने हैं और अगर तुम्हारे पास सच में कोई योजना है तो मुझे तुम पे भरोसा है, तुम कर लोगे और तुम पैसे जीत भी रहे हो। इस काम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। इन बातों को सुनने के बाद जेरी भी खुश हो जाता है। वो मार्ज को लेकर के जाता है बगल वाले स्टोर में ताकि और टिकट्स खरीद सके। तभी वो देखता है कि टिकट की मशीन ही गायब हो गई। वो विनफॉल लॉटरी की टिकट्स खरीदता था, लेकिन अब कोई और ही लॉटरी की कंपनी आ चुकी है। वो जब स्टोर के ओनर से पूछता है तो वो कहता है कि विनफॉल टिकट अब यहाँ पे नहीं मिलेगी, तुम्हें दूसरे शहर में जाना पड़ेगा। वो निराश हो जाता है और ये लोग पहुंचते हैं स्टीव के पास। वो स्टीव को पूरी बात बताते हैं कि इन लोगों ने कितने पैसे जीते हैं। स्टीव कहता है कि मुझे भी अब समझ में आ रहा है, मैंने बेकार ही तुम पे शक किया, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, मेरे $1000 भी तुम लगा सकते हो। मार्ज कहती है कि वो शहर यहाँ से बस 10 घंटे की दूरी पर है, हमें वहाँ चलना चाहिए। जेरी भी मान जाता है। अगले दिन ये लोग निकल जाते हैं और 10 घंटे ड्राइव करने के बाद पहुंच जाते हैं उस स्टोर पे और स्टोर ओनर से कहते हैं कि उन्हें $16000 की टिकट चाहिए। स्टोर ओनर कहता है कि यहाँ पर जो मशीन है वो 1 घंटे में सिर्फ $2000 की ही टिकट ला सकती है, तो तुम्हें 8 घंटे तक यहाँ पर रुकना पड़ेगा और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं 8 घंटे तक मशीन पे काम करूँ। अगर ये काम तुम दोनों में से कोई कर सकता है तो कर ले। मार्ज कहती है कि मैं कर लूंगी, मुझे बस सिखा दो कि मशीन काम कैसे करता है। वो टिकट निकालने लगती है। 8 घंटे टिकट निकालने के बाद सारे टिकट्स को लेकर के ये लोग रात में यहीं पर एक मोटेल में रुक जाते हैं। रात में सारे नंबर्स आने लगते हैं। अब इन दोनों का काम है कि ये लोग नंबर्स को मिलाएं। सुबह होते होते ये लोग सारे नंबर्स को मिला लेते हैं। तो मार्ज जेरी से पूछती है कि कितने पैसे आए। जेरी कहता है कि हमने $21000 का मुनाफा कमाया है। तब मार्ज खुश हो जाती है। अगले दिन वो जाकर के जीते हुए पैसों का चेक भी ले आता है। मार्ज इसे देखने के बाद बहुत खुश है। वो जेरी को कहती है कि तुम्हें ये बात कैसे पता लगी और तुम्हें क्या लगता है कि तुम अकेले हो जिसे इस लूप होल के बारे में पता है? जेरी सोच में पड़ जाता है। तभी हमारे सामने आता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का दृश्य। यहीं पर हम टाइलर नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसके हाथ में विनफॉल लॉटरी का ब्रोशर है। वो सारे नियम कानून को पढ़ता है, उसके बाद पॉसिबिलिटी को काउंट करने लगता है जैसे पॉसिबिलिटी को देखा था जेरी ने। अब धीरे धीरे वो भी उस रिजल्ट पे पहुंच रहा है कि आखिर लूप होल का पता कैसे लगाएं। दूसरी तरफ जेरी और मार्ज अपने शहर वापस आने के बाद जाकर के मिलते हैं स्टीव से और उसे कहते हैं कि हमें ज्यादा पैसों की जरूरत है। जितनी ज्यादा हम टिकट्स खरीदेंगे पैसे जीतने की संभावना उतनी ही ज्यादा बढ़ जाएगी, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम एक छोटी सी कंपनी बनाएं और इस गांव के सारे लोगों को उसमें इंक्लूड करें और सबके पैसे से मुनाफा कमा करके उन्हें वापस भी करें। स्टीव मान जाता है। सबसे पहले जेरी जाता है अपने करीबी लोगों के पास जो उस पर भरोसा करते हैं और उन्हें पूरी बात बताता है कि उन्हें कितने सारे पैसे वो जितवा सकता है। वो सबसे कहता है कि शुरुआत में मुझे आप लोगों से सिर्फ $500 चाहिए, मैं मुनाफे के साथ उन्हें लौटाऊंगा। सारे लोगों को पता है कि जेरी कभी झूठ नहीं बोलता और उसने किसी के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं किया। सब उसे पैसे दे देते हैं। तब वो सीधा कॉल करता है अपनी बेटी को जिसका नाम है डॉन। वो डॉन को भी ये बात बताता है कि वो भी लॉटरी की टिकट्स खरीदे। अपने पिता पे भरोसा करके वो टिकट खरीद लेती है। तब वो पहुंचता है अपने बेटे डग के पास। डग को भी सारी बात समझाता है मगर डग को इन बातों पर भरोसा नहीं है। वो मना करने के बाद अपने पिता को कहता है कि मुझे इन सब चीजों पे भरोसा नहीं है, मगर
जेरी इतनी आसानी से नहीं रुकने वाला। वो सारे लोगों से पैसे लेता है और दोबारा पहुंच जाता है उसी स्टोर में। इस बार वो स्टोर ओनर को कहता है कि मुझे $40,000 की टिकट चाहिए। स्टोर का मालिक कहता है कि इसमें बहुत समय जाने वाला है, मुझे दुकान बंद भी करना होता है। तुम्हें पता है कि $40,000 की टिकट निकालने में कितना ज्यादा वक्त लगेगा। मुझे अपने दोस्तों के साथ आज शराब पीनी है क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा परेशान, मैं इतनी टिकट्स नहीं दे सकता। तब जेरी उसे पूरी बात समझाने लगता है। वो कहता है कि हमें अपने पार्टनर्स की तरह समझो, हम तुम्हें बहुत सारा पैसा जितवा सकते हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद स्टोर का मालिक मान जाता है। वो स्टोर बंद नहीं करता बल्कि अपने साथियों को बाहर ही बुला करके शराब पीने लगता है और दूसरी तरफ ये लोग सारे टिकट्स को इकट्ठा करने लगते हैं। टिकट्स को लेने के बाद ये लोग मोटेल वापस आते हैं और जैसे ही टीवी पर नंबर आता है नंबरों को नोट कर लेते हैं। जेरी मार्ज से कहता है कि अब हमें नंबरों को मिलाना शुरू करना चाहिए। मार्ज कहती है कि आज रात में नंबरों को नहीं मिलाना चाहती। जेरी समझ जाता है कि मार्ज इंटीमेट होना चाहती है। ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अगले दिन हम देखते हैं एक रिपोर्टर को जो बोस्टन में काम करती है। उसे उसका साथी बताता है कि तुम्हें एक आर्टिकल लिखना चाहिए लॉटरी वाली कंपनीज पर। तब माया भी इस बारे में सोचने लगती है। दूसरी तरफ जेरी और मार्ज की जैसे ही आंखें खुलती हैं, वो देखते हैं कि दरवाजे पर स्टोर का मालिक आया है जिसका नाम है बिल। उसके हाथ में एक रिपोर्ट है। वो कहता है कि मुझे विनफॉल लॉटरी वालों ने एक रिपोर्ट भेजी है। उनके मुताबिक मेरे स्टोर से जितने भी टिकट्स खरीदे गए हैं उन लोगों ने $82,000 का इनाम जीता है, यानी कि $82,000। जेरी उससे पूछता है कि तुम्हारे स्टोर से और किसने टिकट खरीदा था। बिल कहता है कि किसी ने भी नहीं, सिर्फ मैंने 6 टिकट्स खरीदी थी जिनमें मैं कुछ भी नहीं जीता, यानी कि वो सारे के सारे पैसे तुमने जीते हैं। जितने पैसे तुमने लगाए थे तुमने उससे 2 गुना ज्यादा वापस लिया है। इस बात को सुनने के बाद ये लोग खुश हो जाते हैं और हमेशा ही पैसों को बढ़ाते रहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कमा सके। वो स्टीव को भी बताते हैं कि वो सारे लोगों को बता दे कि उनके पैसे डबल हो चुके हैं। अब गाँव के भी सारे लोग खुश हैं। दूसरी तरफ हम टाइलर को देखते हैं जो अपने सारे दोस्तों को बुलाता है और उन्हें कहता है कि मैंने लॉटरी में एक लूप होल ढूंढा है जिससे हम बहुत सारे पैसे बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारे पैसे चाहिए। तो तुम सारे लोग अपने अपने घर पे कॉल करो और जितने पैसे हो सके उतने मंगवाओ, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे बना पाएंगे। टाइलर के सारे साथी काम पे लग जाते हैं। इसी बीच जेरी का बेटा आता है उसके पास। डक को देख करके वो समझ जाता है कि डक को पैसे की जरूरत है। जेरी उससे कहता है कि मैं जितने भी पैसे लॉटरी से कमा रहा हूँ उसमें एक हिस्सा तुम्हारा भी है, तो तुम्हें पैसों के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। डग इन बातों को सुनने के बाद भावुक हो जाता है क्योंकि उसने अपने पिता की मदद करने से मना कर दिया था। आगे जेरी सारे लोगों से मिलने के लिए जाता है जितने भी लोगों ने पैसे लगाए हैं, मगर कोई भी अपने पैसे के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। उन्हें जेरी पर पूरा भरोसा है कि जेरी जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। तब स्टीव उससे पूछता है कि आखिर अब तुम कितने की टिकट खरीदने वाले हो। वो कहता है $6 लाख की। स्टीव कहता है कि हमें इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए, हम अगर थोड़ा थोड़ा करके टिकट खरीदे तब भी सही रहेगा। जेरी कहता है कि एक न एक दिन लॉटरी वालों को ये बात पता लग जाएगी, तो हम जितने पैसे कमा सकते हैं कमा लेते हैं। दूसरी तरफ माया को भी पता लग जाता है इसके बारे में। वो अपने बॉस को जा करके बताती है कि जेरी नाम का एक आदमी है जो अपने काम से रिटायर हो चुका है, मगर अब वो हमेशा ही लॉटरी की टिकट खरीदता है और हमेशा पैसे जीतता भी है। दूसरी तरफ टाइलर को भी अपना पहला मुनाफा हो चुका है। वो अपने सारे साथियों को इस बारे में बताता है और कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है और हम जितने ज्यादा पैसे लगाएंगे हम उतने ही ज्यादा पैसे कमाएंगे। तभी टाइलर का साथी एरिक आता है उसके पास और कहता है कि हम अकेले नहीं है, एक रिटायर आदमी का ग्रुप है, वो हमेशा इसी चीज का इस्तेमाल करके बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहा है। वो एक ही स्टोर से हमेशा टिकट निकालता है। तब टाइलर हंसने लगता है और कहता है कि हमें उनके पास चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जेरी और मार्ज को, ये दोनों डांस कर रहे हैं और लॉटरी के टिकट्स निकाल रहे हैं। तभी टाइलर और एरिक चले आते हैं अंदर और इन्हें देख करके हंसने लगते हैं। टाइलर इन्हें कहता है कि मुझे लगा कि तुम लोग कोई क्रिमिनल होगे, मगर तुम तो बूढ़े इंसान हो। मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, तुम हमसे नहीं जीत सकते, अपने सारे पैसे हमें दे दो, हम ये लॉटरी वाला काम करेंगे और उसका एक हिस्सा तुम्हें देंगे। इन बातों को सुनने के बाद जेरी कहता है कि यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ, आज हमारी एनिवर्सरी है इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। तब टाइलर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम किससे बात कर रहे हो। मैं हार्वर्ड का स्टूडेंट हूँ और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मास्टर। तुमने शायद इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, इसमें कितने टर्म्स होते हैं। इन बातों को सुनने के बाद जेरी उसे पूरा का पूरा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बताता है और कहता है कि जिस तरीके से तुमने ब्रोशर को देखा है तुम्हें सिर्फ एक ही टेक्निक पता है जिससे तुम ज्यादा पैसे नहीं जीत सकते। वो उसे पूरा का पूरा मैथमेटिक्स बता देता है जिससे टाइलर को बहुत बुरा लगता है क्योंकि पहली बार उसके मैथमेटिक्स पर किसी ने उंगली उठाई है और वो सही भी है। वो गुस्सा होकर के चला जाता है। अगले दिन हम माया को देखते हैं जो पहुंचती है लॉटरी के एग्जीक्यूटिव के पास जिसका नाम है ग्राजियो। वो उसे कहती है कि मिशिगन में एक रिटायर बूढ़ा आदमी है जो हमेशा आपकी लॉटरी के टिकट से बहुत सारे पैसे बना रहा है, उसका नाम है जेरी। ग्राजियो कहता है कि यह तो खुशी की बात है,
कि कोई हमारे लॉटरी से पैसे बना रहा है और अगर वो रिटायर है तब तो और भी अच्छा है, उसकी बची हुई जिंदगी अच्छे से बीतेगी। इतना कह के वो चला जाता है। दूसरी तरफ जेरी जैसे ही कॉफी शॉप में पहुंचता है वो देखता है कि पहले से यहाँ पर टाइलर बैठा हुआ है। जेरी आकर के उसके पास बैठ जाता है। टाइलर कहता है कि मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि तुम मुझसे अच्छे हो मैथमेटिक्स में और अपने काम में भी। जेरी कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो? टाइलर कहता है क्योंकि मैथमेटिक्स के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जिनमें मैं तुमसे माहिर हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट की पूरी आर्मी है जो मास्टर है हैकिंग में। हमने 1 मिनट में हैक करके पता लगा लिया कि तुम टिकट कौन से स्टोर से खरीद रहे हो। उसी तरीके से हम तुम्हारे अकाउंट को हैक कर सकते हैं और तुम्हारी आइडेंटिटी को भी, जिसका इस्तेमाल करके हम इलीगल काम करेंगे और तुम जेल चले जाओगे। जेरी कहता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? टाइलर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस काम को छोड़ दो और हमें करने दो। तुमने बहुत पैसे बना लिए, तुम मेरे रास्ते में अब दोबारा मत आना। इतना कह के वो जाने लगता है, मगर कॉफी शॉप के मालिक ने इन सारी बातों को सुन लिया है। जेरी वापस आता है और अपने गांव के सारे लोगों को कहता है कि लॉटरी ने अपने नियमों में बदलाव किया है, इसीलिए अब से हम टिकट नहीं खरीदेंगे। तभी कॉफी शॉप का मालिक ये सारी बातें डक को बता देता है कि इस काम को आखिर जेरी क्यों छोड़ रहा है। दूसरी तरफ टाइलर लग जाता है काम पे। वो अपने सारे साथियों को हर जगह भेजता है लॉटरी की टिकट्स खरीदने के लिए। वही मार्च जाकर के जेरी से कहती है कि आज हमें टिकट नहीं खरीदना। जेरी कहता है कि मुझे पता नहीं। मार्च कहती है कि मैं तुम्हें हमेशा से जानती हूँ, तुमने हमेशा इस समस्या का समाधान निकाला है, मगर इस बार तुम हार क्यों मान रहे हो? इन बातों को सुनने के बाद जेरी को फिर से हिम्मत आती है। वो मार्च को लेता है और निकल पड़ता है लॉटरी की टिकट्स खरीदने के लिए। इन्हें देखने के बाद बिल बहुत ही ज्यादा खुश है। ये टिकट्स निकालने लगते हैं। दूसरी तरफ पीरी के बात बता देता है टाइलर को। अब टाइलर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है कि धमकी देने के बाद भी जेरी नहीं माना। टाइलर कहता है कि अब एक ही आखिरी रास्ता है। सिर्फ हमें ये बात पता है कि कितनी टिकट्स के बाद विंडो बंद हो जाती है विनफॉल लॉटरी की। हमें सिर्फ $1 मिलियन चाहिए जिससे हम सारी की सारी टिकट्स खरीद लेंगे। इरिक कहता है मगर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? तब टाइलर सीधा पहुंचता है अपने पिता के पास। उसके पिता के बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत ही ज्यादा अमीर हैं और उसके पिता भी। वो पूरी की पूरी प्लानिंग सबको समझाता है और $1 मिलियन लेकर के आ जाता है। अपने सारे साथियों को कहता है कि 14 घंटे के अंदर तुम लोगों को $1 मिलियन की टिकट खरीदनी है। सब काम पे लग जाते हैं। दूसरे दिन जेरी और मार्च जब अपने मोटेल में जा रहे होते हैं तभी उनके पास बिल आकर के कहता है कि इस बार हम चूक गए हैं, इस बार हम कुछ नहीं कमा पाएंगे क्योंकि किसी ने सारी की सारी टिकट्स खरीद ली। मार्च कहती है कि आखिर किसी को ये बात कैसे पता लगी कि कितनी टिकट्स बिकती हैं? जेरी कहता है कि ये हार्वर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, उन्हें एग्जैक्ट नंबर भी पता है। वो जाने लगता है हार्वर्ड की तरफ और पहुंच जाता है टाइलर के पास। टाइलर उसे देख करके हंसता है और कहता है कि इस बार तुम हार गए, हमने सारी की सारी टिकट्स खरीद ली। तब जेरी कहता है कि मैं यहाँ पर टिकट्स के लिए नहीं आया हूँ, मैं एक सच्चाई बताना चाहता हूँ तुम लोगों को। मैंने लॉटरी टिकट्स इसलिए खरीदना शुरू किया क्योंकि मैं रिटायर हो चुका था। अब मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन तुम लोगों को देखने के बाद मुझे अफसोस होता है। तुम दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पास करने के लिए बहुत कुछ है, तुम लोग हर एक फील्ड में अपना करियर बना सकते हो, मगर चंद पैसों के लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? कहीं तुम लोग थोड़े पैसे भी जीत लो, मगर पूरी जिंदगी तुम लोग ये काम नहीं कर सकते। ये सब कुछ टाइलर कर रहा है क्योंकि उसे प्रसिद्धि चाहिए। वो चाहता है कि वो कॉलेज में सबसे स्मार्ट दिखे और सारे लोग भी इसमें घसीटे जा रहे हैं। इतना कह के वो जाने लगता है। सारे बच्चों को अफसोस होता है और अब वो समझ चुके हैं कि लॉटरी उनका भविष्य नहीं हो सकता। वो टाइलर का साथ छोड़ देते हैं। तभी जेरी सीधा पहुंचता है ग्रासियो के पास और उसे पूरी बात बताता है कि इस बार कोई भी आम आदमी पैसे नहीं जीत पाएगा। हार्वर्ड के कुछ स्टूडेंट्स ने $1 मिलियन की टिकट खरीदी है। लॉटरी का मतलब यही है कि आम लोगों को मौका मिले जिन्हें सच में पैसों की जरूरत है। मेरी सलाह है कि आपको चीजों को ऑनलाइन कर देना चाहिए और वहाँ पर एक जैकपॉट हो जिसे सारे लोग वेबसाइट पे देख सके। ग्राजियो को आइडिया बहुत पसंद आता है, वो ऐसा ही करता है। दूसरे दिन टाइलर पहुंचता है एरिक के पास और कहता है कि अब मेरे पास पैसे हैं, हम फिर से सारे के सारे टिकट्स को खरीद लेंगे। एरिक कहता है कि हम ऐसा अब नहीं कर सकते, अब जैकपॉट वाली स्कीम आ गई है और सारा का सारा लॉटरी ऑनलाइन हो चुका है। टाइलर को बहुत बुरा लगता है कि अब वो छेड़छाड़ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ माया को भी ये रिपोर्ट मिलती है। अगले दिन टाइलर के पिता आते हैं उसके पास हाथ में अखबार लेकर के। इसमें साफ साफ जेरी और टाइलर का नाम लिखा हुआ है कि इन लोगों ने एक गिरोह बनाया, उसके बाद लॉटरी वाली कंपनी को लूटना शुरू कर दिया। हर तरफ ये खबर फैल चुकी है। टाइलर के पिता कहते हैं कि अब तुम्हारी पढ़ाई हम यहीं पर छुड़वा रहे हैं, वापस चलो घर। तभी जेरी और मार्च पहुंचते हैं बिल के पास। बिल कहता है कि मेरे लाइसेंस को रद्द कर दिया गया है, अब यहाँ से कोई भी लॉटरी की टिकट नहीं खरीद सकता। तभी ये लोग न्यूज चैनल पे देखते हैं कि लॉटरी की कंपनी को भी इस बारे में भनक लग चुकी है। वो एक आखिरी बार सिर्फ रिजल्ट की घोषणा करने वाले हैं, उसके बाद इस स्कीम को बंद कर दिया जाएगा। अब जेरी बहुत उदास है कि वो क्या करेगा। वो फ्री घर पे नहीं बैठना चाहता, हालांकि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं। इन लोगों ने पिछले कुछ समय में बहुत सारे पैसे बना लिए हैं। जैसे ही शाम होती है, स्टीवी ने लेकर के जाता है गांव के बाकी लोगों के पास जिन लोगों ने पार्टी रखी है, क्योंकि जेरी और मार्ज ने उन्हें अमीर बना दिया। सब उन्हें देख करके तालियां बजाने लगते हैं। जेरी कहता है कि तुम लोगों को सब कुछ पता था, फिर भी तुम लोगों ने टिकट क्यों नहीं खरीदा। तभी डग आकर के कहता है कि हमने टिकट खरीदा। वो एक ट्रैक्टर पे बहुत सारे टिकट्स को लेकर के आता है और कहता है कि हम सारे लोगों ने मिल करके स्टेट
की सारी टिकट खरीद ली। यानी कि इस बार भी इन लोगों ने बहुत ही मोटा पैसा कमाया है। आखिरी बार भी ये लोग माला माल हो गए। जिस चीज को देखने के बाद जेरी और मार्ज बहुत खुश है। ये दोनों डांस करना शुरू करते हैं। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।